हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजावत। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतःपृथ्वी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चर्चा करेंगे। अंतःपृथ्वी जालिका, अंतःपृथ्वी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपृथ्वी जालिका की खोज 1945 में के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःपृथ्वी जालिका की खोज 1945 में के.आर. पोर्टर ने की थी। के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःपृथ्वी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में के.आर. पोर्टर ने 1945 में संसार को बतलाया। यह केंद्रक कला से कोशिका कला से केंद्रक कला तक फैली होती है। यह कोशिका कला से लगा करके केंद्रक कला तक फैली होती है। कोशिका कला से लगा करके केंद्रक कला तक फैली रहती है। इसके लिए कोशिका कला से केंद्रक कला तक कैसे फैली रहती है, ये आपको दिख रहा है। केंद्रक के आसपास देखो जुड़ी हुई है, केंद्रक के पास से जुड़ी हुई है। और ये कोशिका यानी कोशिका द्रव जो आसपास भरा रहता है, कोशिका द्रव तक फैली होती है। कोशिका द्रव यानी केंद्रक तक, इसी को हम केंद्रक के आसपास का क्षेत्र केंद्रक कला कहलाता है। कोशिका द्रव के आसपास का, कोशिका के आसपास का क्षेत्र, कोशिका द्रव के आसपास का क्षेत्र कोशिका द्रव कहलाता है। तो इस प्रकार से केंद्रक कला से लगा करके कोशिका द्रव तक फैली रहती है। केंद्रक से बिल्कुल सटी हुई होती है और कोशिका द्रव तक फैली चली जाती है। इसीलिए इसे केंद्रक कला से लगा करके कोशिका द्रव तक फैली रहती है। इसके साथ साथ यह स्तनधारियों की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं, स्तनधारियों की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ करके समस्त जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। कहा गया इसमें स्तनधारियों की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ करके समस्त जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जो मौजूद है संसार में, उनकी आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है, लेकिन समस्त जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन जंतु होते हैं या मनुष्य होता है, मनुष्यों की उपापचय कोशिकांग जो होते हैं, उपापचय अंग होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं। उपापचय अंगों या कोशिकांग, उपापचय अंगों जैसे यकृत, अग्न्याशय में इनकी संख्या अधिक होती है। जो उपापचय अंग होते हैं, उपापचय ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे यकृत या अग्न्याशय, इनमें संख्या इसकी क्या होती है, इनकी संख्याएं अधिक होती हैं। अगर देखा जाए तो संरचना के आधार पर इनको कुल 3 भागों में बांटा गया। संरचना के आधार पर कुल कितने भागों में बांटा गया? कुल 3 भागों में बांटा गया है। नलिकाएं, पुटिकाएं और सिस्टनी। और किसमें बांटा गया है? सिस्टनी में बांटा गया है। सिस्टनी बांटा गया। जो सिस्टनी होती है ये RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। और जो तुम्हारी पुटिकाएं होती हैं और नलिकाएं होती हैं, ये SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका से जुड़ी होती है। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है
या SER चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका, दूसरा भाग कहता है RER कणकामय या कणकामय अंतः पृथ्वी जालिका या खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका, दो भागों में बांटा गया। इनमें से जो खुरदरी अंतः पृथ्वी जालिका होती है इसमें सिस्टनी वाला भाग जुड़ा होता है, और जो चिकनी अंतः पृथ्वी जालिका होती है इसमें नलिकाएं और पुटकाएं वाला भाग जो होता है ये जुड़ा होता है। यानी संरचना के आधार पर इसको हम कुल 3 भागों में बांटते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नलिकाएं जो होती है कार्य करती है, नलिकाओं का कार्य होती है, नलिकाओं का कार्य जो होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के मध्य संबंध स्थापित रखना, केंद्रक द्रव के मध्य संबंध स्थापित रखना। अब जो नलिकाएं होती हैं जो कोशिका द्रव तक, क्योंकि पहले ही बताया गया है जो अंतः पृथ्वी जालिका है या केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली होती है। अब कोशिका कला तक फैली होगी तो कोशिका में बहुत सारे पदार्थ भरे होते हैं। अब वो पदार्थ इन नलिकाओं के माध्यम से होते हुए ये कहाँ तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे केंद्रक तक पहुंचते हैं। यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच क्या, केंद्रक के द्रव तक पहुंच जाते हैं। ये आपको दिख रहा है भाग ऐसे प्रवेश करते हुए यहाँ अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मध्य क्या रखती है, संबंध रखती है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मध्य क्या रखती है, संबंध रखने का कार्य करती है। क्यों कैसे कर पाती है वो आपको बता दिया गया है, क्योंकि ये कोशिका कला से केंद्रक कला तक फैली होने के कारण ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मध्य संबंध स्थापित रख पाती है। इसके साथ साथ इसको राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था, वो हमने पहले ही बता दिया है आपको। इसके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन कार्यों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बन सकता है। ये कार्य क्या होते हैं, देखो पहला इसका जो कार्य माना जाता है, यह अंतः पृथ्वी जालिका जीवद्रव तंतुओं प्लाज्मोडस मेटा की सहायता से एक कोशिका का दूसरी कोशिका से संबंध रखती है, दूसरी कोशिका से संबंध रखती है। एक कोशिका का दूसरी कोशिका से क्या रखती है, संबंध। जो अंतः पृथ्वी जीवद्रव तंतु होते हैं प्लाज्मोडस मेटा की सहायता से एक कोशिका का दूसरी कोशिका से संबंध बनाए रखती है। जीवद्रव जो तंतु होते हैं प्लाज्मोडस मेटा होते हैं एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंध। अब ये जीवद्रव प्लाज्मोडस मेटा क्या होते हैं, कोशिका की जो भित्तियां होती हैं, कोशिका की भित्ति जो होती है, कोशिका की भित्ति जो होती है उसमें कई प्रकार के पिट में, कोशिका की भित्ति के पिट में गोल आकार की कई सारी संरचनाएं होती हैं। यह संरचनाएं क्या करती हैं, एक कोशिका के जीवद्रव का दूसरी कोशिका के जीवद्रव सूत्रों से जोड़े रखती है। इसी को हम कहते हैं जीवद्रव तंतु या प्लाज्मोडस मेटा। प्लाज्मोडस मेटा का काम क्या होता है, एक कोशिका का दूसरी कोशिका से संबंध रखना, यानी पदार्थों का जो आवागमन होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका का संबंध रखती है। जैसे इंसान की बॉडी बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो इंसान की बॉडी में जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से संबंध किसके द्वारा रख पाती हैं, एक दूसरे से संबंध जीवद्रव तंतु प्लाज्मोडस मेटा के द्वारा रख पाती हैं। इसके साथ साथ इसका दूसरा कार्य होता है, यह कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन, पदार्थों के आने जाने पर नियंत्रण रखती है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ आते जाते रहते हैं, कोशिका के अंदर पदार्थ आने जाने वाले पदार्थों पर भी नियंत्रण रखती है। कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, जीवद्रव तंतु करती है। जीवद्रव तंतु का ये कार्य होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब नया पॉइंट देखिए इसके आगे का, इसके देखिए अन्य कार्य क्या होते हैं। इसके साथ साथ अंतः पृथ्वी जालिका
कणिका मेहनता पृथ्वी जालिका, जो कणिका मेहनता पृथ्वी जालिका आपको दिख रही है, कणिका मेहनता पृथ्वी जालिका में क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। और राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या लेती है, भाग लेती है। अंतः पृथ्वी जालिका में क्या उपस्थित होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। देखिए ये सपाट अंतः पृथ्वी जालिका कौन सी थी, सपाट। कणिका में अंतः पृथ्वी जालिका को हम क्या बोल सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कणिका में अंतः पृथ्वी जालिका ये दिख रही है, ये कणिका में अंतः पृथ्वी जालिका का पार्ट है। ये आपको इधर वाला पार्ट, जो केंद्रक की इधर का पार्ट जो दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, कणिका में अंतः पृथ्वी जालिका। तो कणिका में अंतः पृथ्वी जालिका में क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। सपाट अंतः पृथ्वी जालिका, सपाट अंतः पृथ्वी जालिका, सपाट अंतः पृथ्वी जालिका, सपाट अंतः पृथ्वी जालिका जो होती है, यह ग्लाइकोजन संग्रह करती है, ग्लाइकोजन संग्रह करती है, ग्लाइकोजन संग्रह करती है। सपाट जो अंतः पृथ्वी जालिका होती है, इसका प्रमुख कार्य होता है ग्लाइकोजन का संग्रह करना। आपको पहले ही बताया गया था, जो अंतः पृथ्वी जालिका होती है, यह आरबीसी में तो नहीं पाई जाती, लेकिन उपापचय अंग जो होते हैं, उपापचय अंगों की कोशिकाओं में इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। अब देखो यकृत में और अग्न्याशय में पाया जा रहा है, तो यकृत में आपको पता है इंसान की बॉडी जो ऊर्जा स्टोर करती है वो ग्लाइकोजन के रूप में करती है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड 3 होते हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में जो इंसान की बॉडी ऊर्जा एकत्रित करती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, सपाट अंतः पृथ्वी जालिका इसमें क्या करती है, सहयोग करती है। सपाट अंतः पृथ्वी जालिका के सहयोग के कारण इंसान के यकृत में क्या होती है, ऊर्जा स्टोर होती है। जो जब इंसान की बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के इंसान की बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सपाट अंतः पृथ्वी जालिका का होता है कार्य। इसके साथ साथ सपाट अंतः पृथ्वी जालिका का कार्य और होता है, यह कोशिका भित्ति, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन एवं कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात, कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात, कोशिका विभाजन एवं कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात केंद्रक आवरण का कार्य करती है, केंद्रक आवरण का कार्य करती है। यानी पहले ये कोशिका विभाजन का निर्माण करती है, कोशिका विभाजन और कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात ये केंद्रक के आवरण का निर्माण करती है। केंद्रक के आसपास जो आवरण होता है, यह आवरण जो दिख रहा है, यह आवरण, इस आवरण का निर्माण कौन करता है, अंतः पृथ्वी जालिका करती है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात केंद्रक आवरण का कार्य भी अंतः पृथ्वी जालिका ही करती है। अंतः पृथ्वी जालिका का एक कार्य और होता है, अंतः पृथ्वी जालिका अनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन का कार्य करती है, अभिगमन का कार्य करती है। यानी जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनके अभिगमन आने जाने का कार्य भी कौन करती है, अंतः पृथ्वी जालिका। अनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन का भी कार्य कौन करता है, अंतः पृथ्वी, क्योंकि कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव के नलिकाओं के द्वारा जो केंद्रक तक क्या पहुंचता है, अंतः पृथ्वी जालिका के द्वारा केंद्रक तक पहुंचता है आपका क्या, ये तुम्हारा अनुवांशिक पदार्थ। इसीलिए अनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन का भी कार्य करती है आमतौर पर। ये क्या कार्य होता है, अनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन का कार्य। कोशिका विभाजन एवं कोशिका भित्ति के निर्माण के पश्चात केंद्रक आवरण का निर्माण करती है, अनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन का भी कार्य करती है। अंतः पृथ्वी जालिका मांसपेशियों में भी पाई जाती है। मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों में इनकी संख्या काफी होती है। मांसपेशियों में इसको सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यानी अंतः पृथ्वी जालिका का नाम मांसपेशियों में, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों में इसका नाम होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? मांसपेशियों। अंतःपृथ्वी जालिका से संबंधित यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोशिका का अगला कोशिकांग अगले टर्म पे आ जाएगा।